So yesterday I have posted a video on Article 368 and every possible question that can come from there. So please go and check it out. And I have made a playlist from where you can actually check every previous year question through elimination method on this channel only. Now I'm going to discuss several acts. Acts का question हमेशा पूछा जाता है यूपीएससी एग्जाम में. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू प्रिपेयर एवरी एक्ट. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग बिकॉज अगर एमसीक्यू से करोगे तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस. सो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डोमिनेशन किया, बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन करने लगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स लेके आई. बट देन जो इंडियंस थे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन डिमांड किया और 1861 का वो ऐसा एक्ट था जहाँ पे इंडियंस को पहली बार रिप्रेजेंटेशन मिला. ये इंडियन काउंसिल एक्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं. 1793 में जो हुआ था वो थोड़े से चीफ सर्विसेज के वगैरह सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं. आप जाके देखो 1813 में जो था वो 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए सैंक्शन मिला था. देन क्रिश्चियन मिशनरी स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया. थर्ड थिंग थी कि जो वो थे पनिशमेंट दे सकते थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस. एंड थर्ड जो चीज़ थी वहाँ पे बोला गया था कि जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो हटने लगी, ओनली चाइना और चाय में ही रह गई. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स वर एस्टैब्लिश टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 1935 में क्या हुआ था, बहुत इजी एक्ट था. यहाँ से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए. तो ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरल कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल Public Service Commission, all of these are correct, but All India Federation never came into existence. Why? Because princely states never joined. याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. अभी देखो यहाँ पे पूछा गया पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था. देखो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया पहली बार, जहाँ पे जो ब्रिटिश था वो उसने डिफाइन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, मनमर्जी नहीं चलेगी. तो पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था ना तो वो जितनी भी कमी थी 1773 वाले एक्ट में उसको रेक्टिफाई करने के लिए आई थी. यहाँ पे पहली बार बोला गया था दैट इंडियन टेरिटरीज आर द पोजेशन इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी. यहाँ पे डुअल सिस्टम, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, वो इंट्रोड्यूस किया गया. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमर्शियल फंक्शंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू फंक्शंस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कब आया, जहाँ पे क्वीन प्रोक्लेमेशन आया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि 1857 का जो म्यूटनी थी इट शुक द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इट्स कोर. एंड नाउ इट वाज टाइम कि एक रेगुलेशन लाया जाए जहाँ पे यू आर नॉट इंटरफेयरिंग, यू आर गिविंग the position to the Indians in the military system, don't interfere in the religious matters of Indians. So this was portfolio system. तो 1861 में था जहाँ पहली बार रिप्रेजेंटेशन मिला था इंडियंस को. ये देखो ऊपर देखा है हमने सवाल 1861 में. Alright, now let's look at the another questions. See, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में यस इट हैपेंड कि जो नॉमिनेशन था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में होने लगा था. तो 1892 में क्या हुआ था, नॉमिनेशन होने लगा था किसका, नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर. ऑल दीज आर करेक्ट. देखो रटने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, आते हैं हर बार. तो ओनली 2 आर करेक्ट. यहाँ पे पूछा जाता है विच ऑफ द फर्स्ट लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव. तो लोकल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में कब हुआ था, इंडियंस का पार्टिसिपेशन 1861 में आया था, लेकिन जो लोकल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ था वो 1853 में हुआ था. अब 1853 में एक चीज़ और हुई थी, जो सिविल सर्विसेज थी जिसका कॉन्सेप्ट 1833 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो यहाँ पे लंदन में क्या होने लगी, सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगा, इंडियंस के लिए भी ओपन हो गया. ठीक है, तो याद रखना है. फिर ये इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, यहाँ पे था नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लोकल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया 1919 के एक्ट. यहाँ पे देखो सबसे पहली बात है ना, नॉन कोऑपरेशन एक्ट इसके बाद आएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर इधर आएगा. यहाँ पे देखो बाई कैमरल इंट्रोड्यूस हुई थी, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे फर्स्ट टाइम. यहाँ पे सिस्टम ऑफ डायरार्की इन द प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस हुई थी. और ये बाई कैमरल कहाँ पे, एट द सेंटर. तो डायरार्की जो थी दीपिका पादुकोण से याद रखो, इन द प्रोविंसेस एंड लेजिस्लेचर इन द सेंटर.
डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। सिस्टम ऑफ बजट जो था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये 1897 कुछ करके या 60 में आया था। सो दिस इज़ रॉन्ग, सी इज़ ओनली द करेक्ट आंसर। बजट का सिस्टम अभी नहीं था। यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी देखो मुस्लिम्स को कब मिली थी, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट। सिक्स को भी मिल गई थी। एंग्लो इंडियंस को कब मिली थी, 1919 में मिल गई थी सिक्स एंग्लो इंडियंस। और डिप्रेस क्लास को कब मिली थी, 1935 में। और वुमेन को भी इसी टाइम पे मिल गई थी, लेबर को भी। तो याद रखो कि 1909 में क्या मिली, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गई। दूसरी 1919 में क्या हुआ, सिक्स को, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को, और हाँ इन तीनों को मिल गई। और फिर जो 1935 का एक्ट था इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी उनको मिल गई, ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको मिल गई, ठीक है, वुमेन को मिल गई और लेबर को मिल गई। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट कि पहले से ही इन्हें मिल गई थी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, ऐसा नहीं है कि कोई छूटा था इसमें से। यहाँ पे अंडर द Indian Independence Act of 1947, who among the following was given the authority to veto on the request? वीटो कौन करता था, गवर्नर। आज के ज़माने में गवर्नर है के पास है वीटो, उस ज़माने में गवर्नर जनरल के पास था, सेम फंक्शन था। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन यूज द टर्म शेड्यूल कास्ट। सो पहली बार जो हुआ था वो 1935 में ही यूज़ हुआ था। 1935 में कितने लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिली थी, वुमेन को, लेबर को और डिप्रेस्ड क्लासेस को। ऑलराइट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है एवरी ईयर टू कमोमोरेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। इट इज़ वेरी कॉमन। And on 15th of August 1947, the Indian Independence Act of 1947 came into effect, transferring the sovereignty from the British Crown to the Constituent Assembly of India. जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रही थी और एक रूल मेकिंग बॉडी की तरह, एक पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही थी। 1947 में जब हमारे पास पावर ट्रांसफ़र हुई तो ब्रिटिश क्राउन से हमारी किसके पास हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और 15 अगस्त को मनाया जाता है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट and this is the correct explanation of the statement. So because लगा के देख लिया करो यहाँ पे, so you will know कि कौन सा आंसर सही है। That's it for today and it is very important कि आप ये एक्ट्स 1773 के एक्ट्स लेके आप 1947 के एक्ट्स, इन बिटवीन आपको कैबिनेट मिशन, ऑगस्ट प्लान, राजगोपालाचारी प्लान, दिस शायद लियाकत देसाई प्लान, all you have to read. Okay, thank you. It is just a 7-minute video. Please subscribe for such little videos and such comprehensive and still not time consuming videos. Thank you.